गुड आफ्टरनून स्टूडेंट फ्रेंड्स। हम लोग आज हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में रिटेंशन के बारे में पढ़ेंगे। रिटेंशन ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का एक प्रोसेस है, एक फेनोमेनन है और रिटेंशन कहा जाता है। इट इज दी रिटेंशन किसका? कन्फिग्रेशन का। कन्फिग्रेशन मतलब क्या? स्टीरियो सेंटर के अबाउट जो स्पेशियल अरेंजमेंट है वो रिएक्शन हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, बट उसका कन्फिग्रेशन चेंज नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड्स टू एन एसिमेट्रिक सेंटर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। होता क्या है? इट इज ऑल्सो कन्फिग्रेशनल कोरिलेशन व्हेन ए केमिकल स्पेसिस XABC is converted into YABC and having the same relative configuration. Same relative configuration देखो, XABC में तुम्हारा सेंटर यहाँ पर है, ये this is the stereo center, here this is the stereo center, and see the groups or atoms attached to this stereo center in the space. See, A is on the above side, upper side, left side B, right side C, towards down, right side, lower side, it is X, and the product is also having the same configuration. तो कहा जाता है क्या? इसी को कहते हैं, अगर इस तरह से रिएक्शन हुआ, इसमें Y का रिएक्शन हुआ और Y हैज रिप्लेस्ड द ग्रुप X, इसको कहते हैं रिटेंशन। कहता है जनरली क्या होता है ड्यूरिंग ए रिएक्शन, इफ ड्यूरिंग ए रिएक्शन नो बॉन्ड टू द स्टीरियो सेंटर इज ब्रोकन। देखोगे स्टीरियो सेंटर जो सेंटर कार्बन है इसका कोई बॉन्ड नहीं हुआ है। इसका A के साथ जो बॉन्ड है अभी भी है, B के साथ जो बॉन्ड है, C के साथ जो बॉन्ड है वही है, और X के साथ जो बॉन्ड है वही है। सिंपली X चेंज होकर X हैज बीन रिप्लेस्ड बाय Y। इसी को कहते हैं रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। रियल लाइफ का एग्जाम्पल, रियल लाइफ नहीं, केमिस्ट्री का एक एक्चुअल एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो एक दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग देते हैं रिटेंशन का। रिटेंशन का लिवो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, लिवो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, CH3 CH, ठीक है, या इसको ऐसे भी दे सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे, उसके बाद ऐसे C2H5, then CH2OH, OH। दिस इज योर लेवो यानी -2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, butane 1 all. And if this is treated with concentrated HCl, the product will be, this is simply, it will be the replacement of OH group by Cl group, and your product will be CH3, and then here you will be having H. Now this side C2H5, this side CH2, then Cl plus OH माइनस। इसका नाम हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। और इसकी ये पाया गया है, ये भी लेबोरेटरी होना चाहिए, बुक में मिस प्रिंट है, लेबोरेटरी होना चाहिए। नाउ सी स्टीरियो सेंटर इज कार्बन एंड इट्स नो बॉन्ड हैज बीन ब्रोकन। इसके चारों बॉन्ड एक भी नहीं टूटे हैं प्रोडक्ट में। बॉन्ड कहाँ टूटा है? स्टीरियो सेंटर के बगल में जो कार्बन है उससे जो OH ग्रुप रिलेटेड कनेक्टेड है, लिंक्ड है, वहां का बॉन्ड टूटा है। इससे इसका कन्फिग्रेशन चेंज नहीं हुआ। इस तरह का यदि प्रोडक्ट बनता है तो इसको हम लोग कहते हैं रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, यानी कन्फिग्रेशन का
बरकरार रह जाना, प्रोडक्ट बन गया, रिएक्शन हो गया केमिस्ट्री का, लेकिन स्टीरियो सेंटर के अराउंड में जो कॉन्फ़िगरेशन था या स्पेशियल अरेंजमेंट था, दैट हैज़ नॉट बीन चेंज, क्योंकि उसका डायरेक्ट कोई बॉन्ड नहीं टूटा है। ठीक है, तो इसी तरह रिटेंशन। अब है क्या, हम लोग एक ऐसा एग्जाम्पल पर चर्चा करेंगे जिसमें रिटेंशन, इन्वर्सन और रेसेमाइजेशन तीनों नजर आएगा। रिटेंशन, इन्वर्सन एंड रेसेमाइजेशन। तो कहता है कंपाउंड हम लोग लेंगे C2H5 CH3, then we will be having H, and this side we will be having X। तो एक हमारा ओरिजिनल कंपाउंड है, रिएक्टेंट है, इस रूप में उसका कॉन्फ़िगरेशन है, और इसका रिएक्शन करना है हमको Y हमारा रिएजेंट है, और यदि प्रोडक्ट बनता है ऐसा C2H5 CH3 H, देन यहां पर अगर Y लग जाए, यानी इस तरह का प्रोडक्ट A बनता है, हम लोग कहेंगे ये दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ, यानी कि अगर यही प्रोडक्ट अगर इस तरह से बने C2H5 CH3 H एंड Y। अब इस प्रोडक्ट को देखो, प्रोडक्ट B को, तो तुमको लगेगा स्पेस में हाइड्रोजन, पहले रिएक्टेंट में हाइड्रोजन राइट साइड में था, नाउ द हाइड्रोजन इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। C2H5 अपर साइड में था बट राइट टिल्टेड था, दाहिने तरफ झुका हुआ था, अब लेफ्ट टिल्टेड है। CH3 डाउनवर्ड लोअर साइड में राइट टिल्टेड था, यहाँ लेफ्ट टिल्टेड है। इसको कहते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गया। इस तरह से जब होता है तो इस तरह का कंपाउंड अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये प्रोडक्ट लेवो रोटेटरी हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड इन्वर्सन। और इस रिएक्शन के फलस्वरूप अगर 50% A बने और 50% B बने तो एक लेवो रोटेटरी होगा, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, दोनों बोथ विल कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट एंड सच ए मिक्सचर इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर, और प्रोसेस का नाम होगा रेसेमाइजेशन। तो जब हम लोग रिटेंशन समझ गए, इन्वर्सन समझ गए और रेसेमाइजेशन समझ गए, तब जरा फिर से एक बार फ्रेश लुक एट SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म बाय टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव हेलाइड। अब हम लोग ऐसा हेलाइड लेंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव हेलाइड होगा और उसका रिएक्शन कराएंगे और देखेंगे, SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन कराएंगे और SN2 मैकेनिज्म से कराएंगे, तो देखते हैं कि किस तरह की प्रक्रिया के तहत प्रोडक्ट बनता है। हम लोग पाएंगे कि अगर SN2 मैकेनिज्म से कराए हैं तो इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, यानी इन्वर्सन की प्रक्रिया हो जाएगी, और SN1 मैकेनिज्म से करेंगे तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा। लेट अस सी हाउ, जरा देखें कैसे। एक कंपाउंड हम लोग लेंगे रिएक्टेंट के रूप में जिसका नाम होगा ऑक्टेन टू ऑल CH3, देन C6H13 hydrogen, and here we will be having ब्रोमीन। तो इसका नाम होगा हमारा 2-bromo octet minus
2 bromo octane, 2 bromo octane. And see, this is the asymmetric center, स्टीरियो सेंटर. इस कार्बन से एक तरफ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक तरफ ब्रोमीन है, एक तरफ ये है क्या, हेक्साइल ग्रुप है, हेक्साइल C6H13. कुल मिलाकर एक कार्बन, 2 कार्बन और इधर 6 कार्बन, 8 कार्बन है, तो ऑक्टेन इज द पेरेंट. अब इसका रिएक्शन यदि हम OH- से यानी एक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं और SN2 मैकेनिज्म से कराते हैं, SN2 मैकेनिज्म, तो SN2 मैकेनिज्म से हम लोग जानते हैं कि ये जो OH- है इसके पास कोई उपाय नहीं है, इसको लेफ्ट से आना पड़ेगा, यानी जिधर हाइड्रोजन है, स्मॉल एटम है, उधर से ही आना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रोमीन जो है ये लिविंग ग्रुप होगा. SN2 मैकेनिज्म हम लोग मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं. न्यूक्लियोफाइल approaches the stereo center or the carbon atom from the side opposite to the halogen atom. जिधर हेलोजन है उसके ऑपोजिट साइड से उसको आना पड़ता है, क्योंकि हेलोजन होता है बड़ा एटम, और जो इसका प्रोडक्ट बनता है, इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो इस प्रकार बनेगा CH3, देन हाइड्रोजन चला जाएगा इस बार इधर, और इधर हो जाएगा C6H13, और इधर से OH जुटेगा. बोलो क्यों? OH इधर से आएगा तो हाइड्रोजन जगह चेंज कर लेगा, हाइड्रोजन जगह चेंज कर लेगा, उधर चला जाएगा हाइड्रोजन, और ब्रोमीन यहां से हट गया, हाइड्रोजन उधर चला गया, और पीछे से OH लग गया. अब तुम देख सकते हो कि जो हाइड्रोजन पहले लेफ्ट था वो राइट चला गया. ये जो मेन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो था, फंक्शनल ग्रुप, वो राइट में था, फंक्शनल ग्रुप अब लेफ्ट में आ गया. इस तरह से जो प्रोडक्ट बनता है इसको कहते हैं इन्वर्सन ऑफ कन्फिगरेशन. तो SN2 मैकेनिज्म से जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज एक्कम्पेनिड बाय इन्वर्सन ऑफ कन्फिगरेशन. ठीक है, इन्वर्सन ऑफ कन्फिगरेशन के साथ रिएक्शन आगे बढ़ता है. अब जरा एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि SN1 मैकेनिज्म जहां होता होगा वहां क्या होता होगा. तो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं SN1 मैकेनिज्म वाला. इसके लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल वी आर हैविंग 2 ब्रोमोब्यूटेन लेंगे, CH3, और इधर हो जाएगा फिर वही हाइड्रोजन लेफ्ट, इधर C2H5, और यहां पर ले लेंगे हम लोग ब्रोमो. 2 ब्रोमोब्यूटेन, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि जो सेंटर पर कार्बन है उससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुटा हुआ है. SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, SN1 मैकेनिज्म में पहला प्रोसेस होता है, पहला स्टेप होता है रिवर्सिबल एंड स्लो. इस प्रोसेस में पहले यहाँ का बॉन्ड टूटता है, कार्बन और हेलोजन के बीच के बॉन्ड टूटता है, और दिस बिकम्स CH3, C, एक तरफ H, एक तरफ C2H5, और ये जो है कार्बोकेटाइन जो बनता है इसका कार्बन हो जाता है sp2 हाइब्रिडाइज. नाउ दिस इज प्लेनर, ब्रोमाइड हो गया सेपरेट फर्स्ट स्टेप में. अब सेकेंड स्टेप में ये जो कार्बोकेटाइन है, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है. कार्बोकेटाइन इज प्लेनर having an angle of 120, all the angles are 120. So the incoming nucleophile, जो कि एक फास्ट रिएक्शन है, बड़ा तेजी से इस पर अटैक करता है, इसके पास दोनों तरफ से इसके पास पहुंचने का ऑप्शन है. बाएं से भी आएगा तो भी जुट जाएगा, और दाएं से भी आएगा तो भी जुट जाएगा. प्रैक्टिकली पाया गया है कि बाएं तरफ से आने वाला प्रोडक्ट CH3, OH लेफ्ट, C2H5, H राइट, एक प्रोडक्ट ये बनता है प्रोडक्ट नंबर 1, और दूसरा प्रोडक्ट बनता है CH3, H लेफ्ट, OH राइट, C2H5. तो एक अगर डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एक अगर हुआ लेबोरोटेटरी. अगर ये लेबोरोटेटरी है तो ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा. दोनों 50-50 बनता है, इसलिए रेसिमिक मिक्सचर तैयार होता है, और हम लोग कहते हैं रेसेमाइजेशन के तहत SN1 मैकेनिज्म प्रोसीड थ्रू रेसेमाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट जो है रेसिमिक मिक्सचर बनता है. ठीक है, तो ये था रिटेंशन
इन्वर्सन और रेसेमाइजेशन। अब जरा देखें, अब दूसरा टाइप का रिएक्शन, सेकेंड टाइप का जो रिएक्शन था वो था इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन कहता है यदि कोई हेलो एल्केन जिसमें बीटा हाइड्रोजन हो, CHHCHHBr या Cl, कुछ भी Cl भी ले सकते हो, Br भी ले सकते हो, या तुम हेलोजन भी ले सकते हो, X भी ले सकते हो। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो फंक्शनल ग्रुप हेलोजन है जिस कार्बन से जुटा होता है वो अल्फा हाइड्रोजन कार्बन कहलाता है, उसके बगल वाला बीटा कार्बन कहलाता है, और बीटा कार्बन से डायरेक्ट लिंक्ड जो हाइड्रोजन है वो बीटा हाइड्रोजन। इसका मतलब हमारे पास बीटा हाइड्रोजन एक नहीं 3 है। और इसका रिएक्शन अगर हम लोग अल्कोहलिक KOH के साथ कराएं, अल्कोहलिक KOH के साथ कराएं तो हम लोग देखेंगे क्या, इस कार्बन का हाइड्रोजन और इसका हेलोजन इलिमिनेट हो जाता है, -HX हो जाता है, यानी इसका हाइड्रोजन हट गया और यहां से हेलोजन हट गया, और दोनों कार्बन का जो एक एक बॉन्ड खाली हुआ इसके वजह से यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना, और H और X इसके साथ रिएक्शन करके एक हो गया KX और एक हो गया वाटर, और इस प्रकार से अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। और चूंकि इसमें एलिमिनेशन जो है बीटा हाइड्रोजन का हुआ है, इसलिए इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये तो एक बात हो गई, यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं था, बीटा हाइड्रोजन एक ही कार्बन पर था, वो था बाएं वाले कार्बन पर। कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी मिलेंगे जहां बीटा हाइड्रोजन दोनों तरफ मिलेगा, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके बाएं भी और दाएं भी। एक एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CH2 CH2 CBr, यहां पर H लगा ही देते एक तो H, और यहां पर CH3 को जानबूझकर ऐसा लिखे CH2 और H, ये दिखाने के लिए बीटा हाइड्रोजन है, बट एट द सेम टाइम हम यहाँ पर भी एक H अलग कर देते हैं, यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। बोलो सर कैसे जाने बीटा हाइड्रोजन है? ब्रोमीन जिस कार्बन से जुटा हुआ वो अल्फा है, तो अल्फा के बाद बीटा है, तो बाएं वाला भी बीटा है, जिसको चाहे उसको बीटा समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हुआ कि तो कौन सा बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा, लेफ्ट वाला कि राइट वाला? अल्कोहलिक KOH अगर हम डाल दिए हैं, अल्कोहलिक KOH होना चाहिए, पानी में बना हुआ एक्वस KOH नहीं, अल्कोहलिक KOH। तो सेटजेप नाम के साइंटिस्ट ने, रशियन साइंटिस्ट था, उसका नाम था जेटसेव, लेकिन इस रूल को सेटजेप रूल के नाम से जाना जाता है, सेटजेप रूल। तो सेटजेप ने कहा अच्छा इसमें दो चीज इलिमिनेट होना है, एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन। अब ये वाला हाइड्रोजन होगा कि ये वाला होगा ये तय करना है, बट बीटा होना चाहिए। हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव हो तो इसका नाम होता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो लिखा है सेटजेप ने, इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन द प्रिफर्ड प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन, वो वाला एल्कीन बनेगा, वो प्रिफर्ड होगा which has greater number of alkyl groups attached to the doubly bonded carbon atoms। अब है, पहले हम देखते हैं, पहले इधर वाला हटाते हैं, इधर वाला यदि हम हटाते हैं CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें डबल बॉन्ड के सिर्फ एक तरफ अल्काइल ग्रुप है, राइट साइड अल्काइल ग्रुप नहीं है। ये कहता है बहुत कम बनेगा, 19%, यानी माइनर प्रोडक्ट बनेगा। और यदि हमने इधर वाला हटाया होता, इसको छोड़ दिया होता, तो प्रोडक्ट बनता CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, और इधर वाला तो पूरा का पूरा छूट गया क्योंकि उधर का हाइड्रोजन नहीं हटाया। अब देखो डबली बॉन्डेड कार्बन ये है, एक अल्काइल ग्रुप उधर है, एक अल्काइल ग्रुप इधर है, इसका मतलब है इसमें मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इसमें है, सो दिस विल बी द प्रिफर्ड प्रोडक्ट, और उसका नाम होगा पेंट 2 इन, उसका नाम था पेंट 1 इन। ये 81% यानी मेजर प्रोडक्ट बनता है। ये सेटजेप रूल, यानी जहां ऑप्शन की बात होगी वहां सेटजेप रूल को फॉलो करेंगे, और इस तरह का कंपाउंड का एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तीसरा है रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स,
तीसरे टाइप का रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्शन। तो कहता है कि बहुत सारे मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक क्लोराइड, ऑर्गेनिक ब्रोमाइड और ऑर्गेनिक आयोडाइड रिएक्ट विथ सर्टेन मेटल्स, सारे मेटल के साथ नहीं, कुछ मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं और मेटल और कार्बन का बॉन्ड बनता है। ऐसे कंपाउंड को, चूंकि उसमें मेटल भी है और ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। और विक्टर ग्रिग्नार्ड नाम के साइंटिस्ट ने 1900 ईस्वी में एक कंपाउंड बनाया, अल्काइल हैलाइड लिया, RX नाम का अल्काइल हैलाइड, मैग्नीशियम से रिएक्शन किया ड्राई ईथर के प्रेजेंस में और कंपाउंड का फॉर्मूला हुआ RMgX और इसका नाम पड़ा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड भी कह सकते हैं, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, लेकिन चूंकि ग्रिग्नार्ड ने बनाया था इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। इस खास के इसमें बोलता है कि जो कार्बन और मैग्नीशियम का जो बॉन्ड है ये एसेंशियली कोवैलेंट है, लेकिन चूंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है इसीलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। और इसके मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो एसेंशियली आयोनिक नेचर का है, वो आयोनिक बॉन्ड है और इधर वाला कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट में पोलर कोवैलेंट है। दिस इज वन थिंग। दूसरी बात क्या है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की विशेषता ये होती है कि इसमें ट्रेसेस ऑफ भी कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वाटर, अल्कोहल वगैरह अगर आ जाए, टच हो जाए, तो ये हाईली सेंसिटिव है और ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इसका प्रोटॉन ये वापस खींच कर RH यानी हाइड्रोकार्बन बन जाता है और साइड प्रोडक्ट में MgOH बनता है, MgOH, तो हाइड्रोकार्बन बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर से परहेज करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा, नहीं तो हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। हाँ, जो हाइड्रोकार्बन बनाना हो तो अल्काइल हैलाइड को पहले मैग्नीशियम से रिएक्शन करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना देंगे, उसमें वाटर डाल देंगे, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। तो बनाना हो तब, नहीं बनाना हो तो हमको वाटर से परहेज करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। एक मेटल के साथ ये रिएक्शन है। दूसरा है उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन ये क्लास 11th में भी पढ़े थे। उर्ज रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन इसमें करना क्या है, अल्काइल हैलाइड 2 ठो लेंगे, सोडियम से रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल द कार्बन नंबर ऑफ कंटेनिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डबल द अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड मान लो ये मिथाइल है, CH3 है, एक कार्बन है, और ऐसा जो अल्केन बना CH3 2 हो यानी इथाइल बना तो डबल हो गया, 2 वाला लेंगे तो 4 वाला बनेगा और प्लस ट्वाइस NaX। इस रिएक्शन को उर्ज ने बताया था, इसलिए 11th में पढ़े थे, इसलिए इसको उर्ज रिएक्शन भी कहते हैं, उर्ज रिएक्शन। ठीक है। देन कम्स, हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर हेलो अल्केन्स। अब जरा देखना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एरिन्स का होता है कि नहीं। तो रिएक्शंस ऑफ हेलो एरिन्स, अब समझो ये हो गया खत्म, इसका काम खत्म। नाउ रिएक्शंस ऑफ हेलो एरिन्स, रिएक्शंस ऑफ हेलो एरिन्स। तो हेलो एरिन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा कि नहीं, दैट वी हैव टू सी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कहता है कि हेलो एरिन्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेरी लेस रिएक्टिव है, वेरी लेस रिएक्टिव। बोलो क्या, उसके कई कारण है। पहला कारण बताया है रिजोनेंस इफेक्ट, जैसे कि इस बेंजीन रिंग में जो ये क्लोरीन है जिसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर है कंजुगेशन में इस तरह से एक रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है, रिजोनेंस इफेक्ट होता है। इसको प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं या प्लस रिजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, क्लोरीन पर प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, और फिर ये है और ये है। अगला स्ट्रक्चर में ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ ये हो गया, अगला स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड और प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया। अगला स्ट्रक्चर जब यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो यहाँ हो गया, और
इस प्रकार से यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस और यहाँ डबल बॉन्ड Cl+ हो गया। तो ये सब जो रिजोनेंस स्ट्रक्चर है ये बताता है कि बेंजीन रिंग और क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड है, एक में नहीं है, दो, एक, दो, तीन में है। एक और बनाएंगे तो फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें 3 में डबल बॉन्ड है, 2 में सिंगल बॉन्ड है। ये सब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कोई भी सही स्ट्रक्चर नहीं है क्लोरोबेंजीन का, हम लोग जानते हैं। इसका एवरेज करेंगे तो रिजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। तो रिजोनेंस हाइब्रिड में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा, जो कि इट विल नॉट बी इजी टू ब्रेक। ये बॉन्ड टूटना चाहिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब न्यूक्लियोफाइल आएगा और क्लोरीन टूट के अलग होगा, डिपार्टिंग या लीविंग ग्रुप के नाम से भाग जाएगा, तोड़ के, कार्बन के साथ रिश्ता तोड़ के। तो ये बॉन्ड टूटना आसान नहीं है, इसलिए ये बॉन्ड उतना आसानी से ये बॉन्ड टूटता नहीं, इसलिए रिएक्शन उतना, ये वाला रिएक्शन रिएक्टिव उतना नहीं, माने रिएक्टिव लेस रिएक्टिव है, पहली बात। दूसरा बात, हाइब्रिडाइजेशन में अंतर है। हेलो अल्केन में कार्बन और हेलोजन के बीच में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता था, यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 होने से इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, इसलिए ये बॉन्ड भी छोटा हो जाता है sp2 में, और छोटा बॉन्ड होने से ऐसे भी तोड़ना मुश्किल होता है। दूसरी बात। तीसरी बात, अगर ये टूट SN1 मैकेनिज्म हो, SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, SN1 मैकेनिज्म में होता है कि पहले ये वाला बॉन्ड टूटता है, चलो मान भी लिया कि अगर टूट गया, SN1 मैकेनिज्म में पहली बात होता है कि ये टूटता है, तो ये जो फिनाइल के टाइम बनेगा ये स्टेबलाइज नहीं होगा रिजोनेंस से, स्टेबलाइज नहीं होगा रिजोनेंस से, इसीलिए इस तरह का जब स्टेबल नहीं होगा तो ये चीज बनेगा नहीं। तीसरा कारण। चौथा कारण, ये बेंजीन का रिंग ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, और इस क्लोरीन को हटाने के लिए जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल का जो अप्रोच होगा इलेक्ट्रॉन रिच रिंग में, ये हिंडर्ड होगा, और इस वजह से भी न्यूक्लियोफाइल इसके पास अटैक नहीं कर पाता है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत कम या बहुत मुश्किल से होता है, यानी कहा जाता है ड्रास्टिक कंडीशन में होता है। तो होता है कि नहीं होता है, आसानी से नहीं होता है, ड्रास्टिक कंडीशन में होता है। उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि क्लोरोबेंजीन, हमने ये नहीं कहा कि ये रिएक्शन होता ही नहीं है, कहा कि मुश्किल से होता है, मुश्किल से होता है। जैसे कि क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, और इसमें न्यूक्लियोफाइल ग्रुप में हमने डाला क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, और क्या किया, 623 केल्विन, कितना ज्यादा गर्म करना पड़ा, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब जाकर ये क्लोरीन हटेगा। और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड तो लिए, बट इसका न्यूक्लियोफाइल ग्रुप में OH काम करेगा, तो यहाँ OH बना, बट ये बन के नहीं रह पाएगा, फिनोल एसिडिक होता है, ये बेस उसमें बचा हुआ थोड़ा सा है, ये सॉल्ट बन जाएगा ONA। हमको सॉल्ट नहीं चाहिए, तब क्या करेंगे हम लोग, एसिड डालकर हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिड डालकर, एसिड और पानी डालकर जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये जो है फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोल। तो रिप्लेसमेंट हुआ, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, बट ड्रास्टिक कंडीशन में हुआ, ड्रास्टिक कंडीशन में, ये मजबूरी है। लेकिन इसी में ऑर्थो पर या पारा पर अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दे इसमें, तब रिएक्शन थोड़ा इजी हो जाता है। इजी हो जाता है का मतलब अब तुमको कम टेम्परेचर पर ही ये काम हो जाएगा, 443 केल्विन पर ही ये काम हो जाएगा। बट इस बार प्रोडक्ट में NO2 लगा रहे हैं, NO2 लगा रहे हैं। और यदि दो जगह लगा हुआ रहे, ऑर्थो और पारा दोनों जगह लगा रहे, तब ये काम 368 केल्विन पर ही हो जाएगा। और यदि तीनों जगह NO2 लगा रहे, NO2, तो कहता है तब, सॉरी यहाँ भी रहेगा, तब तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लेने का भी जरूरत नहीं है, सिर्फ पानी के साथ वार्म कर देंगे तो ये चीज बन जाएगा। तब ये भी नहीं बनेगा, तब तो ये एक ही बार में डायरेक्ट यही वाला बन जाएगा, एसिड का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट एक ही बार में ये बन जाएगा। इसका नाम है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। ठीक है, अब क्यों होगा ये तो मैकेनिज्म जानोगे तब पता चलेगा, ऐसे अभी नहीं संभव होगा।
लेकिन अब बोले कि हेलो एरिन्स के लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इजी नहीं था, ड्रास्टिक कंडीशन में हुआ। तो इसका फेवरेबल रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन बहुत इजीली होता है, तो उसके लिए रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो कहता क्या है, हेलो एरिन्स अंडरगो यूजुअल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाइक बेंजीन। बेंजीन में जैसे होता है, बेंजीन का क्लास 11th में ही हम लोग पढ़े थे। इलेक्ट्रोफिलिक सब जैसे हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन उसी तरह से होता है। हालांकि ये जो बेंजीन रिंग में जो हेलोजन अटैच रहता है, तो हेलोजन इज ए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये क्या करता है, बेंजीन रिंग का कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर लेता है। विड्रॉ करने का मतलब है रिंग को थोड़ा इलेक्ट्रॉन के मामले में पुअर कर देता है, और इलेक्ट्रोफाइल को तभी यहाँ पर आसानी से आएगा जब उसको इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मिलेगा। लेकिन होता क्या है, ये तो एक है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, यानी कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट होगा उससे ये डीएक्टिवेट करेगा, बट एट द सेम टाइम दूसरा काम भी करेगा, और वो है रिजोनेंस। तो रिजोनेंस